Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article we will be discussing about Indian Railways and यहाँ पे हाई डेंसिटी नेटवर्क के बारे में हम एक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. देन HIV की ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे अमंग द चिल्ड्रंस. देन किडनी फेलियर के केसेस के बारे में बात करेंगे तेलंगाना में एंड महद सत्याग्रह के बारे में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखिए, इंडियन रेलवे में कुछ नेटवर्क ऐसे हैं जो हाईली कंजस्टेड है. जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकें तो ये दिल्ली मुंबई का जो नेटवर्क है, या आपका दिल्ली से चेन्नई का जो रूट है, या मुंबई से चेन्नई का जो रूट है, या मुंबई से हावड़ा का जो लिंक है, दिल्ली से गुवाहाटी का जो लिंक है, या आपका हावड़ा से दिल्ली का जो लिंक है, एंड इवन हावड़ा से चेन्नई का जो लिंक है. तो ऐसे 7 आपके कंजस्टेड एरिया आपको देखने को मिलते हैं अक्रॉस इंडिया. अब कहा जाता है कि ये 16% रेलवे रूट्स को कवर करता है एंड अप्रोक्सीमेटली 41% आपका ट्रैफिक जो है इससे मूव करता है. अब गवर्नमेंट ने इसके एक क्रूशियल सेक्शन जो कि मुंबई से स्टार्ट होकर चेन्नई को जाता है, यहाँ पे इस मोस्ट सैचुरेटेड वन को थोड़ा एक्सपैंड करने का सोचा है एंड यहाँ पे एक फोर्थ लाइन क्रिएट की जाएगी जो कि बदलापुर से लेके करजात तक सेक्शन तक आपके कनेक्ट करेगी महाराष्ट्र सेक्शन में. तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि इस एरिया को डिकंजस्ट किया जाए. अब ऐसा क्यों करना है? देखिए, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 80% कैपेसिटी पे वर्क करता है आपका 4.6% एरिया. बट उसके साथ साथ अगर आप देखें लगभग 19% एरिया आपका 100% कैपेसिटी के साथ वर्क कर रहा है. 100 प्लस कैपेसिटी पे 32.8% एंड 120 से लेके 150 के बीच में 29% एंड 14% तो अबव 150% आपका काम कर रहा है. तो मतलब अगर आप देखेंगे तो इस एरिया के अंदर कंजेशन की वजह से आपकी फ्रीक्वेंटली ट्रेन जो होती हैं डिले होती हैं एंड इसी वजह से एंड इवन कई बार रेल्स के एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं. तो इसी वजह से अभी ये सोचा जा रहा है कि किस कैसे करके हम इस कॉरिडोर्स को, जो खासकर हमारे पैसेंजर और फ्रिगेट के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसको डीकंजस्ट कर सके एंड इसको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज किया जा सके. कहा जाता है कि देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि सीवियर कंजेशन आपको मोस्ट ऑफ द रूट्स पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से डिले हो रही है, पंक्चुअलिटी में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और एवरेज स्पीड आपकी कम हो रही है एंड हर जगह अनइवन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है. कुछ एरिया बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है और बाकी एरिया आपका अंडर यूटिलाइज रहता है. कहा जाता है कि भाई देखो, ये 7 क्रिटिकल कॉरिडोर्स हैं, चाहे हावड़ा दिल्ली, हावड़ा मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई, आप मुंबई चेन्नई, इनमें से किसी की भी बात करें तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस रूट्स को हम डीकंजेस्ट कर सके, क्योंकि ये 7 जो कॉरिडोर्स है बहुत क्रिटिकल है हमारी आप कह सकते हो फ्रिगेट की मूवमेंट्स के लिए एंड लोगों की मूवमेंट के लिए भी. मोर ओवर यहाँ पे हमारे इन एडुकेट मल्टी ट्रैकिंग भी देखने को मिलती है. कुछ एरियाज में आपकी सिंगल लाइन है, कुछ में डबल लाइन है, कुछ में ट्रिपल है एंड कुछ में 4 लाइंस भी आपको देखने को मिलती हैं. अब कोशिश ये की जा रही है कि भाई इसको और बेटर किया जा सके, बिकॉज अभी नेशनल रेलवे प्लान के अकॉर्डिंगली 2051 तक आपके जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा जो 100% यूटिलाइजेशन से नीचे वर्क करेगा एंड कुछ सेक्शन में तो आपको 150 यूटिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा. एंड कहा जाता है कि 2031 तक तो 50% जो आपका जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हो कि हाईली कंजेस्टेड एरियाज में 150% की अपनी कैपेसिटी पे वो वर्क कर रहे होंगे. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, बट इसको ठीक किया जा सकता है अगर हम टाइमली जो अपग्रेडेशन है उसको कंटिन्यू कर सके. मोर ओवर हम यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे जो हमारी जो डेडिकेटेड फ्रिजिड कॉरिडोर है उसको हम कहीं ना कहीं टाइमली कंप्लीट कर सके. ओवर अगर हम बात करें ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट के अंदर, हमें मॉडर्न सिग्नलिंग का यूज करना पड़ेगा, बेटर ट्रेन शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, यार्ड्स की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस करना होगा. इसके साथ साथ पीएम गति शक्ति योजना के साथ भी इसे जोड़ना होगा, जहां पे पीएम गति शक्ति में हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इन एरियाज के ऊपर भी फोकस करें एंड इन एडिशन टू दिस रीजनल गैप्स के ऊपर भी फोकस करना होगा. ये पहला आर्टिकल था जो हमें यहाँ पे यूज करना था. अब बात आती है सेकेंड आर्टिकल. देखिए, अभी बच्चों के अंदर एचआईवी के केस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. कहते देखो, आर्ट थेरेपी को अगर आप यूज करते बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं जैसे मदर प्रेग्नेंट है तो उनको अगर आर्ट थेरेपी दी जाती तो यहाँ पे बच्चों के अंदर एचआईवी का रिस्क 5% ही रह जाता है. आमतौर पे ये 15 से 45% के बीच में होता है. एचआईवी एक आपकी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है. वायरस
वाली बीमारी है आपकी, जो कि इम्यून सिस्टम के CD4 सेल के ऊपर इम्पैक्ट करता है। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या नीडल शेयर करने की वजह से, मदर टू चाइल्ड और इवन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी ट्रांसमिट हो सकती है। अब बात यहाँ पे की जाती है कि भाई देखो, आपका जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो इसमें इफेक्टिव नहीं रहा है, क्योंकि वैसे तो ये कहा जाता है कि भाई इन्फेंट की डायग्नोसिस बहुत अर्ली स्टेज पे की जाती है 6 वीक के अंदर, एंड ये कहीं ना कहीं टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। बट कहीं ना कहीं जो प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रोग्राम है उसका ये एक बड़ा फेलियर है। फेलियर क्यों है? बिकॉज हमारे यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हर डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होती है, तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि जिसकी वजह से ये जो आपको जो HIV की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मोर ओवर जो HIV की बात कर रहे हैं, हम HIV बर्डन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल हमारा डिक्लाइन हुआ है, बट हम पेडियाट्रिक यानी बच्चों के केसेस में यहाँ पर कुछ बहुत कंक्रीट अचीव नहीं कर पाए। अब इसमें जो आपकी फ्रेगमेंटेड चाइल्ड एंटीनेटल केयर है, वो कहीं ना कहीं उस डिलीवरी में हमारे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। सोशल कल्चरल स्टिग्मा के कारण कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है पेशेंट्स का, क्योंकि कई बार इनको ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर दिया जाता है। मोर ओवर ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिसेस को ठीक से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। तो कहते हैं कि भाई देखो, रिलायबल हमारे पास ट्रैकिंग तो नहीं है इसमें, बट अभी हमें क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं जो अंडर इन्वेस्टेड हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है, एंड इवन हमारी हाई डिपेंडेंसी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के ऊपर देखने को मिलती है, हमें उस चीज को यहाँ पे ठीक करना होगा। और इसमें हमें कोशिश करनी होगी कि इक्विटेबल एक्सेस मेडिसिन को कैसे आप दिला सके। तो यूनिवर्सलाइज कर दीजिए एंटीनेटल HIV स्क्रीनिंग को। आप स्ट्रेंथन कीजिए कि 8 जो काउंसलिंग होती है इसमें, 8 थेरेपी में, आप उसको कहीं ना कहीं इंश्योर कीजिए ताकि टाइमली ट्रीटमेंट हो सके। मोर ओवर डिस्टलाइज फॉलोअप के ऊपर आप फोकस कीजिए, जैसे आप निक्षय स्कीम में कर रहे हैं TB के केस में, कुछ वैसा ही आप यहाँ पे भी लेके आइए। आपको स्टिग्मा को रोकने के लिए कुछ ना कुछ पैरेलल प्रोग्राम को रन करने की जरूरत है। एंड मोर ओवर प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिपोर्टिंग को आप मैंडेटरी कीजिए, एंड यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड जो केयर है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंटीनेटल भी एंड इवन पेरेंट टू चाइल्ड में जो बीमारी ट्रांसमिट हो रही है उस केस में भी। तो ये आपका सेकेंड आर्टिकल था। अब बात करते हैं किडनी फेलियर की। ठीक है, अभी रिसेंटली अपोलो हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और इस रिपोर्ट में इन्होंने 75 पेशेंट्स को जांचा। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं किडनी के फेलियर के चांसेस और केसेस आपको फ्रीक्वेंट देखने को मिल रहे हैं। अब इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि देखो, नॉर्मली आपके कॉमन रिस्क फैक्टर रहते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, एंड लॉन्ग टर्म किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो उस केसेस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट अभी के केस में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कहते हैं इसमें क्या अलग हो रहा है? कहते हैं जो हर्बल या आप ऑल्टरनेटिव रेमेडीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि पाउडर की फॉर्म में, लिक्विड की, टैबलेट या इंजेक्टेबल फॉर्म में आपको अनलेबल्ड बॉटल दी जाती है। इन बॉटल्स के अंदर डाइक्लोफेनेक रहता है, जो कि पेन किलर के तौर पे आप यूज करते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं नेफ्रोटॉक्सिक है, मतलब जो किडनी के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि लोगों के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है, ना सैंपल होता है उन मेडिसिन का, तो उनको जांच नहीं पाते हम। एंड मोर ओवर यहाँ पर आपको ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिला, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की इनमें प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी हाइपर यूरिक लाइक कंसंट्रेशन इनमें देखने को मिली, एंड ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि पेशेंट्स के अंदर किडनी फेलियर के चांसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई मेजॉरिटी जो ये केसेस आए हैं हैदराबाद से आए हैं, एंड उसके बाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी आपको कुछ केसेस देखने को मिले। एंड यहाँ पे लाइफस्टाइल फैक्टर एक हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इंडिया के अंदर पैन इंडिया आपको बहुत पुअर देखने को मिलता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। साथ के साथ यहाँ पे ये कहा जाता है कि भी अभी हमें रेगुलेशन को और बेटर करना होगा। अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स को आप फाइंड कीजिए, इलीगल क्लिनिक्स को आप फाइंड आउट कीजिए, उनको बंद कीजिए, लेबल कीजिए जो दवाइयां यहाँ पे दे रहे हैं, लाइसेंस और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर आप फोकस कीजिए। मोर ओवर आप यहाँ पर इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस के ऊपर फोकस कीजिए, वाटर, सॉइल, ड्रग्स, सबको आप फोकस कीजिए, खासकर इन एरियाज में जहां पर ये किडनी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आप पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि भी आप सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर मत जाइए। कोई भी आपने रैंडम यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखी और उससे आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, आप पहले खुद को स्क्रीनिंग करवाइए, टेस्ट कीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या दवाइयां यहाँ पे सूट करती है।
मोर ओवर यहाँ पे पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशनल रोल में स्टेट मेडिकल काउंसिल की अगर बात की जाए तो और ड्रग रेगुलेटर की बात की जाए तो इनकी जिम्मेवारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ये लोकल लेवल पे जाके इस चीजों को क्रैकडाउन कर सकती है। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, जहाँ पे हम महद सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। ये सत्याग्रह बी आर अम्बेडकर जी की नेतृत्व में हुआ था। बात है मार्च 19 और 20 की, 1920 की घटना है, 1927 की ये घटना है महाराष्ट्र की, जहां पे दलित राइट्स को कहीं ना कहीं असर्ट करने की कोशिश की गई थी पब्लिक वाटर के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता था कि सोशली जो कास्ट रूल के अकॉर्डिंगली जो दलित थे उनको वाटर टैंक का एक्सेस नहीं मिलता था, एंड कहीं ना कहीं दलित अनटचेबिलिटी को फेस करते थे, जिसकी वजह से पब्लिक स्पेस में उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था। तो लोकल म्युनिसिपालिटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और सभी कास्ट को कहा कि भाई आप सब यहाँ पे वाटर को यूज कर सकते हैं टैंक से। अब होता ये है कि लोकल इसको रजिस्ट करते हैं, एंड जिसके बाद यहाँ पर ये सत्याग्रह चलता है, एंड इसमें मनुस्मृति को जलाया गया था इसके सेकेंड फेज में, जहां पर इसको लीड कर रहे थे हमारे बी आर अम्बेडकर साहब। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि बी आर अम्बेडकर जी की ये वन ऑफ दी प्रोमिनेंट, आप ये कह सकते हो कि लाइक जो दलित्स हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए एक मूवमेंट थी, एंड इसमें आप ये मान के चले यहीं से आगे चलकर आपके फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट, राइट टू इक्वालिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन वाले जो प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो निकल के आए। तो महद एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आप ये कह सकते हो साइट है फॉर दलित मेमोरी कहीं ना कहीं इनके लिए। एंड यहाँ पे कास्ट बेस्ड जो एक्सक्लूजन जो आपको देखने को मिलता था इंडिया में, उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हो कि लेसन है कि हाउ वी शुड ट्रीट ईच एंड एवरीवन इक्वली। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि देखो एक एक्चुअल में बात ये है कि लीगली पब्लिक टैंक्स जो हैं इनमें सभी सोशल ग्रुप्स को एक्सेस मिलना जरूरी होता है, एंड मोर ओवर यहाँ पे जो इन एक्सेसिबिलिटी देखने को मिलते दलित की तरफ, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे। तो इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी को हमें फोकस करना चाहिए, जहां पे ह्यूमन डिग्निटी तभी आप प्रमोट कर सकते हो जब सभी को इक्वल लीगल राइट मिलेंगे। तो यहाँ पे सिविल एंड जो इक्वल लीगल राइट्स हैं इसके बारे में बात की गई थी। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया हो। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद करनी थी, एंड मंडे को मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एवरीवन।